नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। निकाय चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने आज प्रेस वार्ता कर आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के साथ अब नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके साथ ही अब रूरल एरिया के साथ अर्बन एरिया में भी आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके पालन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि नगर निगम सहित नगर परिषदों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके चलते नगर निगम सहित नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पार्टियों के बैनर, पोस्टर एवं प्रचार होर्डिंगों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि रीवा जिले में 2 चरणों में नगरीय निकाय के निर्वाचन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल तैनात रहेगा। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। अर्बन और रूरल दोनों चुनाव हो रहे हैं, उनके कार्यक्रम जो हुए हैं उसमें रीवा जिले में सभी चरणों में चुनाव है। 3 चरणों में रूरल होने हैं तो रीवा में तीनों चरण में रूरल में चुनाव होने हैं। 2 चरण में अर्बन होना है तो दोनों चरण में होने हैं। जो रीवा नगर निगम का चुनाव है वो पहले चरण में है और बाकी चुनाव जो है वो दूसरे चरण में है। हम लोग जो विशेष जानकारी है उन सभी को आपको फोल्डर के माध्यम से आपको दे दिया गया है। आदर्श आचरण संहिता अब पूरे ज़िले में लागू हो गई है, जो अभी तक केवल रूरल में लागू थी। अर्बन की घोषणा होने के बाद अर्बन में भी लागू हो गई है। संपत्ति विरूपण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी है और आप लोग देख रहे होंगे कि अर्बन बॉडी में भी और रूरल बॉडी में भी संपत्ति विरूपण के जो केसेज हैं उसमें सख्ती से कार्रवाई हो रही है। जो लाइसेंस निलंबन किया गया है तो उसके रेफरेंस में जो बंदूकें हैं और अस्त्र शस्त्र हैं उनको जमा कराने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं हम लोग। जो पुराने केसेज हैं चुनाव से संबंधित मामलों के, उनको परमानेंट निपटाने की एक तो कोशिश चल रही है और दूसरा उसमें बंध पत्र करने के लिए लोगों को मौके पर जाकर पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी। ये प्रिवेंटिव सेक्शन की कार्रवाइयाँ और जो चुनाव के समय विशेष रूप से जिन कानूनों का हम लोग उपयोग करते हैं उनका इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से और व्यवस्थित तरीके से हो। सूचना आपके पास आती है या कोई ऐसी बात आती है जिसको क्रॉस चेक करना हो, जिसको आपको ऑथेंटिसिटी के बारे में आपको परीक्षण करना हो, तो जिला निर्वाचन कार्यालय से, कंट्रोल रूम से, हमसे, एडीएम साहब से, एसपी साहब से आप उसकी तहकीकात ज़रूर कराएं। और कोई इस तरह की न्यूज़, जैसे कल एक न्यूज़ चल रही थी किसी सोशल ग्रुप में, वो सभी जगह बड़ी तेज़ी से फॉरवर्ड हो रही थी कि जो जिस वार्ड का होगा वो उसी वार्ड में चुनाव लड़ेगा। इस तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड बिना परीक्षण किए हुए न हो, इस पर आप सभी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा टूल हो गया है और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा होने की संभावनाएं हो जाती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, उसका गठन किया जा चुका है। इसके अलावा हम लोग चूँकि जो अर्बन का चुनाव है उसमें दलीय आधार पर भी चुनाव है और दूसरा उसमें खर्च की सीमा भी है, पार्षद की भी और मेयर की भी। तो इस स्थिति में जो उससे रिलेटेड विंग हैं वो भी सक्रिय रहेंगी। जो खर्च का दायरा है उसके सीमा में ही खर्च हो, उससे संबंधित जो शिकायतें और जो प्रिंटिंग के प्रिंट लाइन होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और इन सब में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा हम लोगों को है। और हम आदिवासी किशोरी के साथ 2 सगे भाइयों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, दोनों आरोपी भाई गिरफ्तार। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित ST/SC एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। बता दें कि जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र से एक गैंग रेप का मामला सामने आया है, जहां पर पड़ोस में ही रहने वाले 2 सगे भाइयों ने नाबालिग आदिवासी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है और दोनों ही आरोपी सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने दोनों भाइयों पर 376D के अलावा पॉक्सो एक्ट तथा ST/SC एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध और दुराचार की रोकथाम को लेकर सरकार और पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दुष्कर्म के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी की धरपकड़ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है। इसके बावजूद भी दुष्कर्म की वारदातें घटने का नाम नहीं ले रही हैं और समाज को कलंकित कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले हैवानों में भी अब कानून का खौफ खत्म होता दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए रीवा जिले की, तो बीते एक माह के भीतर ही जिले के विभिन्न थानों में दुष्कर्म के करीब आधा दर्जन से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। 2 सगे भाइयों ने नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ किया गैंगरेप। ताजा मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र का है, जहां पर गांव की ही रहने वाली 2 सगे भाइयों ने एक नाबालिग आदिवासी किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए एकांत स्थान पर ले जाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। प्रस्तुत है एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, एक आदिवासी बच्ची है, लगभग 17 साल 11 वर्ष के आसपास की उम्र उसकी। हनुमाना थाना क्षेत्र में उसने कल रिपोर्ट लिखाई थी अपने परिजनों के साथ आके। तो उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का, जिससे उसका कुछ परिचय वगैरह था, और उसके द्वारा और उसके भाई के द्वारा पकड़ कर ले जाया गया और उसके साथ गलत काम किया गया। उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, जिसमें 376D साथ में पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाई हैं, एक की उम्र 22 वर्ष है और एक की उम्र 24 वर्ष। सर, घटना को अंजाम देने वाले दोनों सगे भाई हैं। अंधी हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, पत्नी ही निकली पति की हत्यारिन। बता दें कि जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिगदाहा पुल के नीचे सिरकटी युवक की मिली लाश के मामले में नईगढ़ी पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतक की पहली पत्नी सारा और उसका भतीजा शामिल है। पुलिस ने इस अंधी हत्या का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। वहीं वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और बाइक भी जब्त कर ली गई है। इस अंधी हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल SP मऊगंज विवेक लाल, STOP मऊगंज नवीन दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 मई की सुबह सिगदाहा पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। प्रथम दृष्टया ही मामला हत्या से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर नईगढ़ी थाना प्रभारी मिथिलेश यादव ने जांच शुरू की। इस दौरान पता चला कि गढ़ थाना क्षेत्र से एक युवक घटना दिवस से लापता है। उसके परिजनों को जब मृतक की फोटो दिखाई गई तो उन्होंने मृतक की पहचान गुलामुद्दीन उर्फ मंजू उम्र 30 वर्ष के रूप में की और यहीं से पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाना शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी से उसने लगभग 12 वर्ष पूर्व शादी की थी, जिसके 4 बच्चे हैं, जबकि 2 वर्ष पूर्व उसने दूसरी पत्नी से ब्याह रचाया था। बताया गया कि पहली पत्नी कुरेश बानो को मृतक गुलाम उद्दीन लगातार प्रताड़ित कर रहा था और उसे कुछ दे भी नहीं रहा था, जिसके चलते मृतक की पहली पत्नी ने अपने भाई मोहम्मद अली उर्फ एजाज निवासी बैकुंठपुर और भतीजे गोलू के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश की। जिसके बाद घटना दिवस को पहले मृतक को शराब पिलाया गया और इसके बाद उसे बाइक में बैठाकर घटना स्थल ले जाया गया, जहां पहले आरोपी ने उसे पुल के ऊपर से फेंक दिया, जिसके बाद वह अचेत हो गया तो उसकी शरीर से सर अलग कर दिया और गुप्तांग में भी चोट पहुंचाई गई है। मृतक की पहचान न हो पाए और घटनास्थल से कुछ दूर ही ले जाकर उसके सर को गाड़ दिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित सिर को बरामद कर लिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। SP नवनीत भसीन ने इस अंधी हत्या का खुलासा करने वाली पुलिसकर्मियों को 5000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। संपत्ति न देना, दूसरी पत्नी साथ रहने जाना, इन सबके चलते उसकी पत्नी के भाई ने इसकी हत्या की और उसका जो साथी था वो महिला की बेटी का, महिला की बहन का बेटा निकला, वो भी साथी था इनका। तो दो लोगों ने मिलकर पूरी हत्या को अंजाम दिया। फोटो हो गया आपका? फोटो हो गया तो बता दो। ये जो महिला है पहली पत्नी है कि दूसरी पत्नी? पहली पत्नी को उसका संपत्ति हिस्सा नहीं मिला और उसका परिवार पालन पोषण में उसको कष्ट होने लगा, तब उसने अपने भाई से समस्या बताई और उसके भाई ने निर्णय लिया कि हम लोग 2 लोग जो साथी है उसका मिलके इसके साथ एक घटना करेंगे। और इस क्रम में हमने देखा कि उसका
सिर भी अलग कर दिया गया धड़ से। तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पहचान ना हो, उनको ऐसा विश्वास था कि बाद में कभी पता नहीं पड़ेगा कि बॉडी किसकी है। इस क्रम में उन्होंने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया था और पहले जाकर उन्होंने साथ में उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसको घटना को अंजाम दिया। परंतु पुलिस ने जब खोजबीन शुरू की तो आसपास सबसे पहले जो गुम इंसान थे, जो मिसिंग पर्सन आसपास थानादार थे, उनकी खोजबीन शुरू की तो एक पास के थाने में ही मिल गया इस गाँव का व्यक्ति पिछले 2 दिन से नहीं मिल रहा है। परिवार के लोग उसके ढूंढ रहे हैं। फिर उनसे उसके बारे में बॉडी का डिस्क्रिप्शन पूछा गया, फिर उनको बुलाया गया, उनको बॉडी दिखाई गई, फिर उन्होंने अपने आइडिया से पूरा बताया ये हमारे परिवार का ही व्यक्ति है। फिर आगे पूरा चेन पूरी डेवलप करके एसडीओपी साहब ने अपनी टीम के साथ मिलकर इनको 24 घंटे में ही राउंड अप करने में सफलता। सर, पुलिस ने मृतक के कटे हुए सिर को बरामद किया? मृतक के कटे हुए सिर को हाँ मिल गया। कहाँ मिला सर? वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही मिला है और इवन कुल्हाड़ी भी जिससे उन्होंने घटना को अंजाम दिया वो भी हमने बरामद की है। घटना में पुलिस मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई। जय स्तंभ चौक और ढिकाहा तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग से भागी कार डिवाइडर को तोड़ा और प्रधान आरक्षक को टक्कर मार संदिग्ध कार सहित चालक हुआ फरार। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। मामला संदिग्ध कार सहित चालक की तलाश में लगी पुलिस। बता दें कि रीवा के सिविल लाइंस थाना अंतर्गत ढिकाहा तिराहे पर पुलिस की चेकिंग से बचने एक अज्ञात वाहन चालक ने यातायात पुलिसकर्मी रमेश सिंह को टक्कर मारकर फरार हो गए। इस हादसे में पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं और उसका दायां पैर टूट गया है। उपचार के लिए पुलिसकर्मी को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी लगने के बाद घायल पुलिस को देखने पुलिस के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे थे। इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात वाहन चालक को पहले जय स्तंभ चौक पर रोका गया, जहां से वो भाग निकला। जब ढिकाहा में रोका गया तो उसने सामने खड़े यातायात थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी रमेश सिंह को ठोकर मारते हुए भाग खड़ा हुआ। यातायात पुलिस ने जय स्तंभ के समीप गुरुवार की रात करीब 7 बजे वाहन चेकिंग लगाई थी। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा कार चालक को गाड़ी रोकने का संकेत दिया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय कार को और तेज रफ्तार में भगा दी। कार चालक द्वारा गाड़ी भगाने का पॉइंट चलने पर ढिकाहा तिराहे पर पुलिसकर्मी रमेश सिंह ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहां पर भी कार चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय पुलिसकर्मी को ही ठोकर मारते हुए भाग निकला। इस घटना में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मी को यातायात डीएसपी और सूबेदार सहित पुलिसकर्मियों ने मिलकर इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी लगने के बाद एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं एसपी नवनीत भसीन भी अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी रमेश सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल गाड़ी के मालिक की पहचान कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। एक आरक्षक है, हाँ, एक हमारा प्रधान आरक्षक है जो ढिकाहा पे चेकिंग कर रहा था अधिकारियों के साथ में। एक किसी गाड़ी के बारे में सूचना मिली थी कि संदिग्ध स्थिति में गाड़ी है, भाग रही है। उसको रोकने का उसने प्रयास किया, लेकिन गाड़ी वाले ना गाड़ी रोकी नहीं और उसको टक्कर मारते हुए निकल गई, जिससे उसके दाहिने पैर पर चोट लगी। हमारा जो आरक्षक था उसने बहुत बहादुरी के साथ में गाड़ी को रोकने का प्रयास किया और गाड़ी की टक्कर मारने के बाद भी उसने प्रयास किया था। पैर में चोट लगने के कारण गाड़ी को नहीं रोक पाया। गाड़ी वाला तो उस समय भाग गया था। उसको पैर में चोट लगने से उसको एसडीएमएस में भर्ती कराया गया। रमेश नाम है। परिवार के लोग भी काफ़ी परेशान थे। मैं खुद मौके पे गया था, एसपी साहब भी आज उससे मिल के आए हैं और रात्रि में डॉक्टरों को टीम को बुलाकर उसका जो प्राथमिक उपचार है वो करा दिया गया। उसके अलावा भी गंभीरता से उसका उपचार बेहतर और तरीके से हो सके तो परिवार की इच्छा पर उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट भी कर दिया गया रात में और उसको आर्थिक मदद भी पुलिस के द्वारा दी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी उसका ख्याल रखे हुए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, भी कुछ जानकारी पुलिस को आई है। पुलिस लगातार युवक को वाहन की पहचान में लगा हुआ है। सर, अभी कैसी स्थिति है? बेहतर। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक टीवी चैनल के डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवादित बयान को लेकर जगह जगह रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। रीवा में भी शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर काजी के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बीजेपी प्रवक्ता पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि हाल ही में एक न्यूज चैनल के डिबेट में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करने का मामला अब गर्माता जा रहा है।
बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा टीवी चैनल के डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसका हर जगह विरोध हो रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। रीवा में भी शुक्रवार को शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। मुस्लिम समाज द्वारा आईपीसी धारा 153A, 153B, 295A, 504, 505A एवं IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उचित वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस पूरे मामले के बारे में रीवा शहर काजी का कहना है कि 27 मई को एक न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस घटना को लेकर मुस्लिम समाज के रीवा जिले के प्रमुख होने की हैसियत से उनकी तरफ से मांग की गई है कि मामला दर्ज कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। प्रस्तुत है शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार। किस संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांग है आपकी? आज मुस्लिम समाज की तरफ से रीवा शहर में एसपी ऑफिस में हम सब लोगों ने मिल करके एसपी साहब को एक FIR काम करने के लिए एक आवेदन दिया है। जो आवेदन इस ताल्लुक़ से है कि 27 मई 2022 को रात 9:30 बजे टाइम्स नाउ चैनल पर डिबेट के दौरान बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से इस्लाम के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में अभद्र टिप्पणी की गई और ऐसी बातें की गई कि जिसको कोई भी इंसान सुनना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले इस्लाम के फॉलोवर्स के आस्था को बहुत ही सख्त ठेस पहुंची है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एसपी साहब से हमने निवेदन किया है कि आप हमारी तरफ से, पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ FIR काम करें और कानूनी कार्रवाई, जो संवैधानिक कार्रवाई हो, उसको करके कड़ी से कड़ी उनको सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी भी धार्मिक रहनुमा के ख़िलाफ़ ऐसी अभद्र टिप्पणी और ऐसी बातें न की जाए। इस्लाम ऐसा दीन है जो सिर्फ़ इस्लाम के मानने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी मज़हब के मजहबी रहनुमाओं के लिए उनके शान में या उनके ख़िलाफ़ कोई बातें करना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। यानी हम किसी मज़हब के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कभी भी ये बातें नहीं करते कि फ़ला मज़हब के रहनुमा की ज़िंदगी कैसे गुजरी, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और हम ये दावा करते हैं और चैलेंज करते हैं कि अगर किसी को भी इस्लाम के किसी भी कॉन्सेप्ट के ताल्लुक़ से कोई बात करनी हो, वो हमसे 24 घंटे आकर के बात कर सकता है, मिल सकता है। जिसे ये समझना हो कि इस्लाम के पैगंबर का निकाह और उनकी शादी किस वक्त हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, उन्हें अगर समझना हो, जानना हो, तो हमारे पास आकर के और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मुसलमान ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके पैगंबर के ख़िलाफ़, उसकी माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ख़िलाफ़ कोई भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी इंसान उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूँकि आचार संहिता लागू है और चुनाव के मद्देनज़र ये सिर्फ चंद लोग आकर के हमने ज्ञापन दिया और आवेदन दिया है, वरना लाखों की तादाद में मुसलमान चारों तरफ से हाजिर होकर यहाँ और एक सख्त बड़े जुलूस के शक्ल में हम यहाँ हाजिर होते। लेकिन चूँकि हमें अपने मुल्क की आन बान शान और इसमें अमन व सुकून और भाईचारे को कायम रखना है, इसलिए हमने ये कदम उठाया कि हम चंद लोग मिल करके एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया है। देखा जा रहा है आए दिन राजनीतिक दलों द्वारा चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम धर्म के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते रहते हैं। देखिए, ये चलता रहेगा। हुकूमत की तरफ से जब तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाता कि किसी भी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसके लिए कानून बनाया जाए, चाहे वो किसी भी मज़हब के रहनुमा हो। तो हमारी हुकूमत से भी ये गुजारिश है कि हमारी आवाम इसको आगे इन बातों को पहुंचाए और हुकूमत इस पर गौर करे और किसी भी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ टिप्पणी करने वालों पर सख्त कानून बनाया जाए और उनको सज़ा दी जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।